वेलकम टू सीजी शिक्षा मेडी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग जितने भी फंडामेंटल नॉलेज देखे थे, अब हम लोग एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। 15.1 से हम लोग इस चीज को स्टार्ट कर दे भाई हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज दिया गया, सिद्ध कीजिए कि r पर fx 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो इस चीज को हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। 15.1 के बेस से हम लोग इस चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि r पर fx = 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। क्लियर। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि दोनों में वर्धमान और ह्रासमान के बेस पे, एक में पॉजिटिव के बेस में होता है तो एक में नेगेटिव के बेस में होता है। एक में पॉजिटिव के बेस में होता है तो एक में किस में बेस में होता है भाई, नेगेटिव के बेस में होता है, ठीक है। तो नेगेटिव का पॉजिटिव के बेस में कैसे होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव के बेस में कैसे होगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जानते जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इस चीज में देखे थे कि जो आप लोगों का एक्स जो बिलोंग करता है भाई, एक्स बिलोंग करता है एन पर करता है कि एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू पे करता है कि एक्स बिलोंग करता है आई या जेड इंटीजर नंबर पर, एक्स बिलोंग करता है आप लोगों का क्यू पर, कि एक्स बिलोंग करता है आप लोगों का एस पर। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा, किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए सिद्ध कीजिए कि r पर fx = 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे भाई, ठीक है। कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, तो प्राकृत संख्या के बेस से हम लोग देखते हैं, जिसको गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं भाई। गिनती वाले संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के बेस में भी हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई कि गिनती वाले संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाले संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाले संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर प्राकृत संख्या में हम लोग 0 को शामिल करते हैं तो उसमें बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट होगा, सिद्ध कीजिए कि r पर fx = 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। x1 इज ग्रेटर देन x2, जहां पर x is belongs to n, x is belongs to w, x is belongs to i या z, x is belongs to q, x is belongs to s पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेचुरल नंबर के बेस होता है। n इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का 1 2 3 4 5, w इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3 4 5, और i या z इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, z इक्वल टू लिख लेते हैं भाई -2 -1 0 +1 और +2 ये होता है, ठीक है। और क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर 1/2 -1/2 0 भी आता है, -5/2 आता है, 5/4 ये आता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग s से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, s से। √3 के बेस पे होता है, √5 √7 √11 पाई के बेस होते हैं। ये सब इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारे चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि r पर fx = 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। x1 इज ग्रेटर देन x2 के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि x इज बिलोंग्स टू n, जहां पर x इज बिलोंग्स टू w, x इज बिलोंग्स टू i या z, x इज बिलोंग्स टू q, x इज बिलोंग्स टू s के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे देख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू w के बेस पे देख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू i या z के बेस पे देख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू q के बेस पे देख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू s के बेस पे देख सकते हैं भाई कि हमारे पास ये किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर। तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को सॉल्व करते चले जाते हैं। तो जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग किसके रूप में उपयोग करते हैं भाई, गिनती के रूप में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। गिनती वाले संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। गिनती वाले संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत में जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, किसके अंतर्गत में देखते हैं, प्राकृत संख्या के अंतर्गत में जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आता है, किसके बेसिस पे आते जाता है, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को देख लेते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा, किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर। चलिए तो डायग्राम के बेस पे यहाँ पर मैं कुछ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में
ये देखिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, ये चलिए, तो यहाँ से देखते चले जाते हैं। एन के बेस पे देखते हैं भाई, एन के बेस पे हमारे पास कौन सा चीज़ आता है। एन के बेस पे जब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर के बेस पे, किसके बेस पे देखते हैं, एन के बेस पे देखते हैं, नेचुरल नंबर के बेस पे, नेचुरल के बेस पे। तो यहाँ पर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं। होल के बेस पे देखते हैं तो 0 शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीजर के लिए देखते हैं तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के बेस पे हो जाएगा। और रेशनल के बेस पे देखेंगे हम लोग इस चीज़ को, तो रेशनल के बेस पे देखेंगे तो 0 1/2 -1/2 -1 5 5/4 6/9 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग नेचुरल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, एक नेचुरल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, एक नेचुरल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ को हम लोग नेचुरल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि आर पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या होती है, वर्धमान होती है। तो सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन क्या होती है, निरंतर वर्धमान होती है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो गिनती वाले क्रम को क्या कहा जाता है भाई, गिनती वाले क्रम, गिनती वाले जो गणना होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, प्रकृति प्रदत्त संख्या। ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है भाई कि आपके घर में कितने कमरे हैं, तो आप लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। हमारे यहाँ 5 कमरे हैं। आपके घर में कितने खिड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे यहाँ 10 खिड़कियां हैं। आपके यहाँ कितने डोर हैं, दरवाजे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे यहाँ 10 दरवाजे हैं। काउंटिंग करते हैं कि 0 से कभी स्टार्ट करते हैं क्या, आपको पास कभी भी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, 0 1 2 3 ऐसे थोड़ी स्टार्ट करते हो, 0 से कभी नहीं करते हो। अब ना चाहते हो भी आपकी जो काउंटिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इस कारण से इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। ना चाहते हुए भी आप लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक प्रकृत संख्या कहते हैं। जिसको गिनती या गणना के रूप में उपयोग किया जाता है उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। जिसको n से भी व्यक्त किया जाता है, n से दर्शाया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, n से निरूपित किया जाता है, n से प्रकट किया जाता है, n से दर्शाया जाता है। n = नेचुरल नंबर, n = 1 2 3 4 5 डैश 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 एटसेट्रा, बहुत अनंत तक आएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, यहां से आप लोग बता सकते हैं भाई। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। ये डिटेलाइज इसको और कर दे रहा हूँ भाई थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में पहुंचेंगे। क्वेश्चन का क्या है, 2 मिनट का है। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। n = क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। n = क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा। n = क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, किसके किसके बेसिस हो जाएगा। तो n = 1 2 3 4 5 के बेस से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई। हमारे पास ये दोनों किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो n = 1 2 3 4 5 के बेस से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, कौन है भाई, देखो भाई यहां से देख लो भाई। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1 है। तो यहां पर लिख लो भाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है भाई, 1 है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग इस चीज को देखेंगे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसके बेस हो जाएगा, तो 1 के बेस हो जाएगा। क्लियर, n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 n = ठीक है। अगर हम लोग इस फैमिली में यहां से हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा, सबसे पहली प्राकृत संख्या,
सबसे पहली प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या, ये भी एक है भाई। चलिए यहां से देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या भी एक है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है भाई। ये आप लोगों का क्या है, असंभव है। क्लियर। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। होल नंबर के बेस पे 0 को इंक्लूड कर देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटीजर नंबर को हम लोग करेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। रेशनल नंबर के बेस में देखेंगे तो 0 1/2 -1/2 -1 और 5 4/9 5/4 6/9 ये आप लोग कंटेंट में आ जाएगा। जिसको हम लोग बट्टे के फेस कट में लिखते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना क्या होता है, असंभव होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते जा रहा है, किसके बेस पे आते जा रहा है। अगर इस प्राकृत संख्या में अगर हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं, अगर इस प्राकृत संख्या में हम लोग किसको शामिल कर देते हैं भाई, 0 को शामिल कर देते हैं। अगर इस प्राकृत संख्या में हम लोग अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार आप लोगों को क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है भाई, एक है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो भी एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना, सबसे पहली प्राकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी को बोल जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है, ठीक है, ये माय मिस्टेक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या भी एक है। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाया जाता है, तो n से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाया जाता है, तो n से दर्शाया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n से दिखाया जाता है भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या भी क्या है भाई, एक है। ये आप लोगों का एक के कंटेंट के अनुसार आ जाएगा भाई। ये किसके कंटेंट के अनुसार आएगा, तो भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई, हमारे पास ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या भी एक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते भाई। n = 1 2 3 4 5 होता है, डेज के बेस होता है। n = नेचुरल नंबर होता है जिसको हम लोग गिनती के रूप में, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो ये सारे चीज को भी आप लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट हो रहा है भाई और किसके किसके बेसिस पे होते जा रहा है। ठीक है। तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते चलते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है। हमारे पास ये दोनों के बेस पे हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है। तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए जाते हैं भाई। ठीक। चलिए तो n = 1 2 3 4 5, n = क्या है भाई, 1 2 3 4 5। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, एक है। सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या है, वो भी एक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, सबसे पहली प्राकृत संख्या ज्ञात करना क्या है, असंभव है भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके किसके
बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारे चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है। सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है, किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये सारे चीज़ आते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव है। जो बाद वाली संख्या होती है उसको परवर्ती संख्या कहते हैं, जो पहली वाली संख्या होती है उसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का परवर्ती संख्या होता है, लेकिन एक को छोड़ करके किसी का भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं रखें, क्योंकि एक का पूर्ववर्ती संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग 1 बाय 1 करके भी एक एक करके हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 के बेसिस पे भी हम लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे भी आते जाएगा। क्लियर। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो प्राकृतिक संख्या के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, प्राकृतिक संख्या के बेस पे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि प्राकृतिक संख्या के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा, किसके बेस, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना क्या होता है, असंभव होता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि दोनों के बीच में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी देखते चले जाते हैं भाई, हमारे पास ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर क्या है भाई, वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये निरंतर वर्धमान के बेस पे किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर के बेस हम लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये किसके बेसिस पे रहेगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। पूर्ण संख्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे तो पूर्ण संख्या के बेस में क्या होता था, अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को शामिल करते थे, अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग किसको शामिल करते थे, शून्य को शामिल करते थे भाई। अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग किसको शामिल करते थे, शून्य को शामिल करते हैं। किसमें, प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग शून्य को शामिल करते हैं तो बना संख्या परिवार आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या में, किसमें भाई, प्राकृतिक संख्या में, अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को शामिल करते हैं तो बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा कि 0 1 2 3 4 5 के बेस पे ये हमारे पास आते जाएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। 0 के बेस पे क्या होता है, 1 के बेस पे क्या होता है, 2 के बेस पे क्या होता है,
3 के बेस पे क्या होता है, 4 के बेस पे क्या होता है, 5 के बेस पे क्या होता है, 6 के बेस पे क्या होता है, 7 के बेस पे क्या होता है, 8 के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है, किसके बेसिस पे आ रहा है। क्लियर। तो प्राकृत संख्याओं को, किसको, प्राकृत संख्याओं को अगर हम लोग प्राकृत संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को सम्मिलित करते हैं भाई, प्राकृत संख्याओं में अगर हम लोग किसको सम्मिलित करते हैं, जीरो को सम्मिलित करते हैं, तो बना संख्या परिवार क्या कहलाएगा आप लोगों का, पूर्ण संख्या कहलाएगा। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है आप लोगों का, पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए देखते हैं तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ से चलिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 के बेस है, सबसे पहली प्राकृत संख्या भी 1 के बेस है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना क्या है, असंभव है। तो इस कंडीशन पे हम लोग अगर इसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं, जैसे n के बेस से हम लोगों को ये चीज प्राप्त है भाई, n के बेस पे अगर n के बेस पे हम लोगों को इस चीज को प्राप्त है, n के बेस में क्या चीज प्राप्त है, अगर हमारे पास n के बेस पे ये चीज प्राप्त है 1 2 3 4 5 6 डैश। अब अगर इस चीज को अगर हम लोग यहाँ से W के रूप में प्राप्त करेंगे तो इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे भाई, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 डैश हो जाएगा। ठीक है, n W के माध्यम से हो जाएगी, n हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो अगर प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो बना संख्या परिवार क्या कहलाता है आप लोगों का, पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, n प्राकृत के बेस पे देख सकते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे भी आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई, हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किस किस बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये दोनों के बीच में हमारे पास ये दोनों किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। चलिए, n 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या, W 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण के बेस पे देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। दूसरा, सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या। ये दोनों चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 मतलब शून्य, शून्य सभी पे समय से शून्य ही है, शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या, W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे पहली छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0। शून्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव होता है। गिनती वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाले संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती वाले संख्या हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृत संख्या के बेस से आप लोग ये सारे चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्राकृत संख्या किस किस कंडीशन के अकॉर्डिंग में होता है, किसके किसके बेसिस में होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या, W इक्वल टू 0
1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव होता है। और पूर्ण संख्या के बेस पे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बेस में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है, W = 0 1 2 3 4 5 6 होता है। पूर्ण संख्या के बेस पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 होता है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित करते हैं तो बना संख्या परिवार क्या कहलाता है? आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है? आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। तो आप लोगों का पूर्ण संख्या के बेसिस हो जाएगा भाई। अगर पूर्ण संख्या के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये आ रहा है तो ये आप लोगों का पूर्ण संख्या के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बेसिस पे भी आप लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है, ठीक है। तो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों के बेस पे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये तीनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं? देखते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं? देखते चले जाते हैं भाई। हमारे पास ये दोनों के बेस पे किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। तो यहाँ से देखते हैं n = 1 2 3 4 5 6 के बेस पे, W = 0 1 2 3 4 5 6 के बेस पे। ये आप लोगों को प्राकृतिक संख्या होता है, ये आप लोगों का पूर्ण संख्या होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिस तरह के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव है उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। हमारे पास किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते चले जाते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। n = 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या के बेस पे, W = 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या के बेस पे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 के बेस पे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 के बेस पे, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 के बेस पे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव होता है। नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, होल नंबर के बेस पे देख सकते हैं, इंटीजर नंबर के बेस पे देख सकते हैं, रेशनल नंबर के बेस पे सकते हैं, इरेशनल नंबर के बेस पे देख सकते हैं, नेचुरल नंबर के बेस पे देख सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं? 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अब हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं भाई कि हमारे पास ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से काउंटेबल वाला आप लोगों का क्या होता है, काउंटिंग वाला क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम लोग काउंटिंग करते हो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। जिसको हम लोग काउंटिंग के बेस पे करते हो नेचुरल नंबर होता है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास ये किसके बेसिस पे आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये दोनों के बेसिस पे भी हमारे पास ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते चले जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा, किसके बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) 3x + 17 प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो कंटेंट है ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। तो दिया है f(x) = 3x + 17, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि फलन निरंतर वर्धमान है, चूँकि फलन निरंतर वर्धमान के बेस पे देखते हैं, चूँकि फलन निरंतर क्या है? वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो निरंतर वर्धमान के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x1 इज लेस देन x2 इस बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x1
इज लेस देन 3x2 के बेस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखेंगे तो 3x1 इज लेस देन ये हो जाएगा 3x1 इज लेस देन 3x1 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x1 प्लस 17 और ये हो जाएगा 3x2 प्लस 17 के माध्यम से होते जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3x1 ये तो कटेगा, ये हो जाएगा 3x2 के बेसिस हो जाएगा, देन x1 इक्वल टू x2 के बेसिस पे हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, दोनों के बेस पे ये कट जाएगा। इसलिए fx इक्वल टू 3x प्लस 17 क्या है r पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये निरंतर क्या है भाई, निरंतर वर्धमान के बेसिस पे। ठीक है, तो सीधा कीजिए कि r पर कोई भी रियल नंबर पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या होती है, वर्धमान होती है। क्लियर। तो 3x प्लस 17 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों के कंटेंट के अनुसार से हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलिए, ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है और किसके किसके बेसिस पे भी रहते जाता है। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई को। तो fx इक्वल टू 3x प्लस 17 चूँकि फलन निरंतर वर्धमान है, x1 इज लेस देन x2, 3x1 इज लेस देन 3x2, 3x7 प्लस 17 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये कौन से क्वेश्चन के बेसिस हो जाएगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कौन कौन से कंटेंट के बेसिस पे हो जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा भाई, ये दोनों इसी क्वेश्चन के कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे कि ये आप लोगों के साइन के बेस पे हो रहा है, कि आप लोगों का एफ एक्सा के बेस पे हो रहा है, कि रियल नंबर के बेस पे हो रहा है, कि किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है 3x प्लस 17 के बेस पे दिया गया है, चूँकि फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। x1 इज लेस देन x2 के बेस पे, जहाँ पर 3x1 इज लेस देन 3x2 है। 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17, 3x1 इज लेस देन 3x2, देन x1 इज लेस देन x2। तो इसलिए fx इक्वल टू 3x प्लस 17 r पर निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो रियल नंबर पर हम लोग देखते हैं, तो रियल नंबर के अंतर्गत आपके पास कौन कौन से चीज़ आते हैं भाई। रियल नंबर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें आप लोगों का नेचुरल नंबर भी रहता है, इसमें आप लोगों का नेचुरल भी होता है, नेचुरल भी होता है, होल भी होता है, नेचुरल, होल और इंटीजर और रेशनल और इरेशनल। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। fx इक्वल टू 3x प्लस 17, चूँकि फलन निरंतर वर्धमान है। x1 इज x2 के बेस पे 3x1 इज 3x2, 3x1 प्लस 17 प्लस 3x2 प्लस 17, 3x1 इज ग्रेटर देन लेस देन 3x2, x1 इज लेस देन x2, fx इक्वल टू 3x प्लस 17 r पर निरंतर वर्धमान है। तो सीधा कीजिए कि r पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो सीधा कीजिए कि r पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या होते हैं, वर्धमान होते हैं। तो दिया है fx इक्वल टू 3x प्लस 17, चूँकि फलन निरंतर अर्धवर्धमान है, x1 इज लेस देन x2 और 3x1 इज लेस देन 3x2, 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17, 3x1 इज लेस देन 3x2, x1 इज लेस देन x2 के बेस हो जाएगा। इसलिए fx इक्वल टू 3x प्लस 17 r पर निरंतर क्या होते हैं, वर्धमान होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा
और किसके किसके बेसिस में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के बेस हमारे पास ये नेचुरल नंबर के बेस होता है, होल नंबर के बेस होता है, इंटीजर नंबर के बेस होता है, रेशनल नंबर के बेस होता है और इरेशनल नंबर के बेस होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं। तो ये नेचुरल, होल और इंटीजर, रेशनल और इरेशनल के बेस होता है। ये भी नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर के बेस होता है। ठीक है, तो f(x) = 3x + 17 जो कि फलन पर क्या है, निरंतर वर्धमान है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। दिया है कि f(x) = 3x + 17 चूँकि फलन निरंतर वर्धमान है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे क्लियर करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यही क्वेश्चन नंबर 1 के साथ फिनिश करते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं।